खबर म्यांमार से है, जहां पर 7.2 की तीव्रता के भूकंप ने पूरे म्यांमार को हिलाकर रख दिया है। इसके झटके थाईलैंड तक महसूस किए गए हैं, बैंकॉक तक महसूस किए गए हैं। बैंकॉक में कई मंजिला इमारतें गिर गई हैं, कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक जबरदस्त भूकंप के झटके। मांडले एयरपोर्ट की बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है। चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के तेज झटके लगे हैं। मेघालय तक ये झटके महसूस किए गए हैं। 4 की तीव्रता मेघालय में रही। बांग्लादेश में झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर तीव्रता थी 7.3। धरती से 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र। थाईलैंड के एयरपोर्ट पर फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। म्यांमार, थाईलैंड, चीन, मेघालय, हर जगह भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता काफी ज्यादा है और ऐसे में नुकसान भी काफी ज्यादा हुआ है। म्यांमार, थाईलैंड में आए भूकंप पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। म्यांमार, थाईलैंड में भूकंप के बाद की स्थिति से चिंतित हूं, यह प्रधानमंत्री ने लिखा है। सभी की सुरक्षा और खुशहाली के लिए प्रार्थना। भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। हमने अपने अधिकारियों से तैयार रहने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार की सरकार से संपर्क में विदेश मंत्रालय को रहने के लिए कह दिया गया है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करके म्यांमार और थाईलैंड में आए भूकंप को लेकर भारत क्या मदद करने जा रहा है, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। म्यांमार में भूकंप के जोरदार झटकों से धरती कांप उठी। ये झटके इतने जबरदस्त थे कि थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में इन्हें काफी ज्यादा महसूस किया गया। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता थी 7.7। भूकंप के झटकों की वजह से म्यांमार के मांडले में इरावदी नदी पर एवा ब्रिज जो था वो ब्रिज ढह गया है। कहा जा रहा है कि चीन और ताइवान के कुछ हिस्सों में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां पर रिक्टर पैमाने पर तीव्रता रही है 7.3। ढाका और चटगांव सहित बांग्लादेश के कई शहरों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के बाद स्थिति पर चिंता जताई है और भारत की तरफ से हर संभव मदद दी जाएगी, यह भरोसा भी दिया है। इसी के साथ विदेश मंत्रालय से कहा है कि वो म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों से संपर्क में भी रहें। म्यांमार में सरकार ने चेतावनी दी है कि अगले 24 घंटे में आफ्टर शॉक्स यानी कि भूकंप के और झटके महसूस किए जा सकते हैं। आमतौर पर जब भी रिक्टर पैमाने पर ज्यादा तीव्रता वाला भूकंप आता है तो उसके बाद कई आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए जाते हैं। तो ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कई इमारतें जमींदोज हो गई। कई जगह पर बिल्डिंग्स जो हैं वहां पर क्रैक आ गए हैं, वो टेढ़ी हो गई हैं। पार्किंग का जो एरिया था वहां पर भगदड़ मच गई। जिन ऑफिस में लोग बैठे हुए थे वो ऑफिस अचानक से हिलने लगे। लोग दौड़कर सड़कों पर आ गए, बिल्डिंगों को खाली कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए सड़क पर भी लोग दहशत में नजर आए और जहां जहां नुकसान हुआ है वहां वहां मलबा हटाने का काम जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है ताकि मलबे को हटाकर उसके नीचे अगर कुछ लोग दबे हुए हैं तो उन्हें जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। तो ये 6 तस्वीरें बता रही हैं म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक किस तरह से भूकंप के झटकों ने धरती को हिला दिया है, कई बिल्डिंगों को गिरा दिया है। कई जगह पर इमारतें ऐसी है जहां पर क्रैक आ गए हैं। लोग वापस उन इमारतों में जाने से डर रहे हैं। तो थाईलैंड हो चाहे म्यांमार हो, इन झटकों के बाद से स्थिति काफी ज्यादा खराब है। जब 7 से ऊपर की तीव्रता का भूकंप आता है तो आप समझ सकते हैं कि नुकसान बहुत ज्यादा होता है। खास तौर से जो मल्टी स्टोरी अपार्टमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वहां पर नुकसान काफी ज्यादा हुआ है और ऐसी इमारतों में लोग वापस जाने से भी डरते हैं। ऐसे में डर के मारे लोग खुले मैदानों में हैं, सड़कों पर हैं। आपको जरा तस्वीरें दिखाते हैं भूकंप के बाद की स्थिति कितनी भयावह थी, किस तरह से इमारतें गिरी हैं। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। सड़क से गुजरते हुए लोग और उसी वक्त वहां पर गिरती हुई एक इमारत। ये वो तस्वीरें हैं जो कुदरत के कहर को बयां कर रही है। ये देखिए, सड़क से लोग जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं क्योंकि भूकंप के तेज झटके उन्हें महसूस हो रहे हैं। वो बड़ी बड़ी इमारतों वाला इलाका है तो इस इलाके को वो खाली करना चाहते हैं। और ये देखिए, अचानक से ये बिल्डिंग गिर पड़ती है। यहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद धुआं ही धुआं चारों तरफ फैल जाता है
मलबा ही मलबा फैल जाता है। इन लोगों का क्या हुआ, इनमें से कितने लोग इस इमारत के मलबे में दब गए, कुछ भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाती। ये देखिए इमारत के गिरने से ठीक पहले की स्थिति, और फिर जब इमारत यहां पर गिरी, इसके नीचे कई लोग यहां पर दब गए। वैज्ञानिक राम श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपदा प्रबंधन से डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, पूर्व डायरेक्टर हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, 7 से ज्यादा तीव्रता के भूकंप को काफी तेज भूकंप माना जाता है, और आप भी सवेरे से म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक की तस्वीरें देख रहे हैं। यह स्थिति वाकई बहुत ज्यादा भयावह है। जी, ये स्थिति भयावह है। बेसिकली ये जो एरिया है ये वाकई बहुत ही खतरनाक एरिया है भूकंप के हिसाब से यदि देखा जाए। यहाँ पे जो जगह है जो संगाई जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर एक फॉल्ट जोन है। फॉल्ट जोन होता है जहाँ पर चट्टानें आपस में टूट के एक दूसरे के साथ में खिसकने लगती हैं, नीचे से जो ऊर्जा आती है उसके कारण। तो यहाँ पर ये जो वैज्ञानिकों का जैसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष लगभग 18 मिलीमीटर के हिसाब से ये दो चट्टानें, जहाँ ये फॉल्ट जोन है जहाँ चट्टानें टूटी हुई हैं, वो एक दूसरे के साथ में खिसक रही हैं। इससे पहले भी इस क्षेत्र में काफ़ी भूकंप आ चुके हैं, जो मैंने आंकड़े देखे हैं उसमें 1839 में 1839 में 8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया था। 1946 में 7.7 का आया। 2012 में भी यहाँ पे भूकंप आया जिसकी तीव्रता मैग्नीट्यूड वो 6.8 था। तो ये क्षेत्र वाकई काफ़ी सिस्मिकली वेरी एक्टिव जोन है। और जैसा कि आपने बताया और जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, वीडियो में भी देख रहे हैं, ये काफ़ी कंजेस्टेड एरिया है और काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ पे। तो इसलिए नुकसान ज़्यादा हो सकता है, जान माल का क्षति तो यहाँ पर काफ़ी देखने में आएगी ही। लेकिन दूसरा जो डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है कि यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो किस तरह की, कैसा कंस्ट्रक्शन है उनका। और दूसरा जो चीज़ है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है कि इसके पश्चात भी चूँकि मेजर अर्थक्वेक था, तो इस अर्थक्वेक में सुनामी की संभावनाएं भी हो सकती हैं। दूसरा ये है कि इस अर्थक्वेक के बाद में भी कुछ छोटे छोटे भूकंप जो हैं उनकी तीव्रता खैर इतनी नहीं होगी क्योंकि मेजर ऊर्जा इस अर्थक्वेक से निकल चुकी है, जो एनर्जी है। लेकिन उसके बाद भी छोटे छोटे अर्थक्वेक यहाँ पर आने की संभावना अभी भी बनी हुई है। और चूंकि बिल्डिंग्स पहले कमज़ोर हो चुकी हैं, कुछ बिल्डिंगें टेढ़ी हैं, कुछ कमज़ोर हो गई हैं, तो उनके गिरने की संभावनाएं भी यहाँ पर बनी हुई है। तो इसलिए अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। कम से कम 1-2 दिन ये संभावना बनी रहेगी कि यहाँ पे अर्थक्वेक छोटे स्केल पर आ सकते हैं। राम श्रीवास्तव जी के पास में चल रहा हूं। राम श्रीवास्तव जी, जिस बात का जिक्र उन्होंने किया कि जब भी कोई बड़ा भूकंप आता है जिसकी इंटेंसिटी रिक्टर स्केल पर 7 से ज्यादा होती है, हम देखते हैं आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। आफ्टर शॉक्स आमतौर पर तो उस तीव्रता से कम के होते हैं लेकिन भी काफी तेज हो सकते हैं। और जिन बिल्डिंगों में पहले बड़े भूकंप में क्रैक्स आ जाते हैं, उसके बाद कई बार आफ्टर शॉक्स में ऐसी बिल्डिंग्स गिर भी जाती हैं। अब भी खतरा पूरे तरीके से टला नहीं है, मतलब कम से कम 72 आवर्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कि जो वाइब्रेशंस हैं, जो कंपन हो रहे हैं, उनसे मल्टी स्टोरी जो बची खुची हैं उनके डैमेज होने की संभावना बहुत अधिक है। क्योंकि इसके बाद जो उसकी इंटेंसिटी कम होने के पश्चात भी खतरनाक स्थिति में तो रहती है। 5 का भी आएगा, 4.5 से नहीं भी भूकंप आते हैं, उनको ये मान के चलिए कि वो खतरनाक कैटेगरी के रहते हैं। यहाँ विशेष बात ये है कि अगर आप वर्तमान में पिछले 10 साल के भूकंपों का जायजा लें तो हिमालय की तराई में उधर हिंदू कुश पर्वत से लेकर पूरा ऊपर के नेपाल के ऊपर के हिस्से का और उधर म्यांमार के आगे का पूरा ये क्षेत्र जो है प्रेरित है। इसमें अक्सर भूकंप आते हैं। उनका कारण जो बताया गया, समझ में आया है, वो ये कि जो भारतीय प्रायद्वीप है उसका भी यही एक हिस्सा है म्यांमार का। उसको हम अलग नहीं मान सकते। जियोलॉजिकली, पॉलिटिकली अलग है, लेकिन जियोलॉजिकली अगर देखा जाए तो एक ही श्रृंखला में यहाँ अक्सर भूकंप आते हैं। और ये भूकंप जो हैं, अगर रॉजर विल्हम यूनिवर्सिटी, यहाँ के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में करने वाले, उनका एक रिसर्च पेपर देखा जाए, पाल तपोनियर का भी देखा जाए, जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं और सिंगापुर में काम करते हैं नेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उनका जो नेशन नाम की रिसर्च पत्रिका में आज से 6 साल पहले एक उन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें कहा है
कि 1000 साल में जो एक मेगा अर्थक्वेक आता है और उसका केंद्र नेपाल की तराई में रहता है, वो अब ओवर ड्यू हो सकता है, कभी भी आ रहा। अगर आप देखें पिछले दिनों में जितने भी भूकंप आए हैं वो 5, 6, 7 इंटेंसिटी के आए हैं, और ये भूकंप इसके पहले कभी इतनी तीव्र गति से नहीं आते थे, अब जल्दी जल्दी आने लगे। इसका कारण एकमात्र वही है जो प्लेट टेक्टोनिक्स का थ्योरी बताती है कि जो यूरेशिया में और एशिया का जो हिस्सा है उसमें ये हिमालय के तराई का पूरा क्षेत्र भारत का ये अंदर घुसता जा रहा है। साल भर में औसतन 3 सेंटीमीटर हम लोग एशिया में घुसते चले जा रहे हैं, इसके कारण ये भूकंप आ रहा है। ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पश्चिम में थोड़ा ज्यादा जाता है 5 सेंटीमीटर तक, और पूर्व में लगभग 3 सेंटीमीटर, और इसका केंद्र आता है हिमालय से। तो ये वर्तमान हुए सभी भूकंपों का अगर हम आकलन करें तो हमको यहाँ सबसे पहले इस बात की प्रेरणा इन भूकंपों की गति से लेना चाहिए कि पॉल तपोनियर की और रॉजर विलम की भविष्यवाणी सही है, जो कि पूरी तरह से वैज्ञानिक प्रैक्टिकल्स के ऊपर आधारित है। तो अगर भारत में हिमालय की तराई में भूकंप आया तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे उसकी हम जो संरचना इतनी खतरनाक है वहां मदद कैसे पहुंचाएंगे। लेकिन ये तो भूकंप आने की बात है, इसके पहले क्या किया जा सकता है? इसके पहले वैज्ञानिक आधार पर अगर आप देखें तो जब कभी भूकंप आता है जमीन के नीचे गड़बड़ होती है, चट्टानें सरकती हैं, प्लेट एक दूसरे की प्लेट जो है रगड़ खाती हैं, उससे टूट के कारण 10 किलोमीटर का ही है तो उसका एपी सेंटर, तो इसके कारण वहां से आर्गन नाम की गैस निकलती है। तो और एक सिस्मोग्राफ जो है, अगर हम जो भूकंप नापने के यंत्र हैं उनको हम इसके पहले का डेटा अगर देखते तो के निकट भविष्य में भूकंप आने की संभावना है। तो इसे हमको प्रेरणा लेकर 2 काम तो करना चाहिए। एक तो वैज्ञानिक आधार पर जो भूकंप के कंपन का रिकॉर्डिंग है इस पूरे खतरनाक क्षेत्र में, विशेषकर भारत में जो पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक है, उनको हमको रेगुलर रिकॉर्डिंग करना चाहिए। दूसरा आर्गन गैस का मेजरमेंट भी करना चाहिए, और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमको बहुमंजिले मकानों का ऑडिट करना चाहिए। देखिए, एक बार जब भारत में लातूर में भूकंप आया था, वहां तो बहुमंजिले मकान नहीं थे लेकिन जनहानि ज्यादा हुई थी। क्योंकि वहां के मकानों के घरों की जो भूकंप रोधी नहीं बनाए गए थे, जबकि आज की तारीख में जो मल्टी स्टोरी हमारे बड़े बड़े शहरों में बढ़ी हुई आबादी के कारण और उनका जो भूकंप रोधी फैक्टर लिया जाता है रिकर स्टेट में, उनका ऑडिट करना जरूरी है कि कौन सी बिल्डिंग जो है अगर 7 या 8 रेक्टर का भूकंप आ जाता तो सुरक्षित रहेंगी। कंपन होगा उनसे ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कांच टूटेंगे, सामान गिरेगा, लेकिन जनहानि कम से कम होना चाहिए। इसके लिए यह आवश्यक है जितने भी बहुमंजिले मकान दिल्ली और इधर हमारे उत्तर प्रदेश में जहाँ भी हैं, उनका हमको तत्काल ऑडिट कर लेना चाहिए और उससे ये अनुमान लगाना चाहिए कि क्या ये 7-8 रेक्टर के भूकंप के लिए सुरक्षित है या नहीं। इन भूकंपों की श्रृंखला से हमको ये भारत सरकार को तत्काल इनका आकलन करना बहुत बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, भारत के लिए भी बहुत सारे कदम उठाने बहुत जरूरी हैं, जैसा कि राम श्रीवास्तव जी बता रहे हैं। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, आपदा प्रबंधन को लेकर के जब इतना बड़ा भूकंप आता है उसके बाद क्या स्थिति होती है, किन बातों का ख्याल रखना होता है, ये हम आपसे जानेंगे। लेकिन उससे पहले जरा सीधी तस्वीरें आपको दिखा दें। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से very scared and they are crying a lot. The situation is very bad. The Prime Minister has announced for an emergency and we all are praying hard. Please everyone pray hard for Bangkok, Thailand. थाईलैंड के बैंकॉक की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भूकंप के झटकों के बाद लोग दहशत में हैं, कई जगह गिरी हैं, लोग सड़कों पर हैं। और डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, मैं यही जानना चाह रहा था आपसे कि ऐसी स्थिति में आपदा प्रबंधन का काम कितनी बड़ी चुनौती का होता है, जब आपके पास शहर में अलग अलग जगह पर इमारतें गिरी हुई हों, मलबा हटाना हो, और मलबा भी ये सोचकर हटाना हो कि पता नहीं इसके नीचे कितने लोग दबे हो सकते हैं, कितने लोग जीवित होंगे, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा,
और न जाने कब कहां आफ्टर शॉक आ जाए और कोई और बिल्डिंग गिर जाए। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी जी, इसके लिए देखिए बहुत ही एक TOR है जो कि बनाया हुआ है कि किस तरह से ये काम करना है इन क्षेत्रों में। तो इसके लिए हमारी NDRF की, यदि आप देखेंगे NDRF जैसे टर्की में भी हम लोगों ने भेजा था NDRF, जापान में भी जो सुनामी आया था, अर्थक्वेक आया था, वहाँ भी भेजा था। तो उसमें जो हमारा जो प्रावधान है और जिस तरह के ये कार्य करने के हैं कि सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ कहाँ ये जो मलबा गिरा हुआ है उसमें से कैसे लोगों को निकालना है। इसके लिए बड़े साइंटिफिक इक्विपमेंट हैं हमारे पास, डॉग्स भी हैं जो एक्सपर्ट हैं, वो जाके देखते हैं कि कहाँ पर कोई जीवित व्यक्ति तो नहीं है। इसके अलावा कैमरे भी हैं जो कि अंदर हम पेनिट्रेट करके किसी वायर के माध्यम से उसको अंदर जाके देखा जाता है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि जान की हम सुरक्षा कर सकें, लोगों को महफूज निकाल सकें इन मलबों से दबे हुए हैं। तो उसके लिए ये साइंटिफिक इक्विपमेंट्स की एंड हमारे जो ट्रेन डॉग्स हैं उनकी मदद ली जाती है। दूसरा है कि उन लोगों को जो कि निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि उनके लिए भी बड़ी समस्या है। अब वहाँ वो कहाँ पर वो लोग रहेंगे उसके बारे में भी हम लोगों को रिलीफ कैंप जो है हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। मेडिकल हेल्प है, क्योंकि एक मास कैजुअलिटी होती है। मास कैजुअलिटी मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को हॉस्पिटल्स को ऑलरेडी तैयार करके रखना पड़ता है। तो उसके लिए भी मास कैजुअलिटी में कैसे, क्योंकि सैकड़ों लोग वहाँ पर घायल हुए होंगे, उन लोगों को निकालना है। घायलों को लेकर आना भी एक तरह से बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से करना होता है, क्योंकि घायलों को यदि हम ऐसे ही उठा कर ले जाएंगे तो उनको फर्दर डैमेज हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट्स जो टीम है, जो एक्सपर्ट स्वयं सेवक हैं या जो फोर्स है, उन सबको ट्रेनिंग इसके लिए दी जाती है। तो एक्सपर्ट्स को लाके फिर उनको रिलीफ कैंप में लाना है, मेडिकल यदि ज़रूरत है तो उनको हॉस्पिटल्स के अंदर लेके जाना है। वहाँ पर भी हम टेम्परेरी हॉस्पिटल्स भी एस्टेब्लिश कर सकते हैं, किसी जो बिल्डिंग सुरक्षित है या बिल्डिंग के आसपास खुले में भी टेंट लगा के इस तरह के हॉस्पिटल्स हम लोग। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि गैस लीकेज वगैरह, उसका भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि कई बार गैस लीकेज हो जाती हैं, घरों के अंदर जो पाइप्स होते हैं वो फट जाते हैं, पानी के पाइप फट जाते हैं। गैस लीकेज होने से आग की संभावना भी रहती है, आग भी इस तरह से लग सकती हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि बिल्डिंग्स का आकलन करना है कि कौन सी बिल्डिंग है जो कि इतनी ज़्यादा डैमेज हो गई है कि उसके गिरने की संभावना, तो उससे दूर ही ये सब चीज़ों को हमको करना होता है। खुली जगह में ये चीज़ें बेहतर तरीके से की जा सकती हैं। और रिलीफ कैंप के अंदर बाकी सब मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ साथ खाने पीने की चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें। और आफ्टर शॉक सबसे महत्वपूर्ण होता है कि क्योंकि जो लोग इस भूकंप की त्रासदी से निकल के आए हैं उनको मेंटल ट्रॉमा होता है। कहीं के रिश्तेदार अंदर फंस गए होंगे, किसी का बच्चा है, किसी की वाइफ है, किसी का परिवार है, तो उन लोगों को भी एक तरह से सांत्वना देने के लिए एक्सपर्ट लोगों को या स्वयंसेवक लोगों को ट्रेन किया जाता है। वो सब इसके लिए तैयारियां। ऐसे में दूसरे देशों की जो मदद होती है उसकी अहमियत कितनी होती है? जैसे कि भारत की तरफ से भी कहा गया है कि हर संभव मदद भारत करने के लिए तैयार है। हमारे पास जो मैं कहना चाहूंगा कि हमें इस बात में गर्व है कि हमारे पास एक फोर्स है एक्सक्लूसिवली NDRF, जिसकी लगभग 18 बटालियन है जो विभिन्न क्षेत्रों में, और एक बटालियन के अंदर लगभग 1049 फोर्स होती है, व्यक्ति होते हैं जो कि डिफरेंट पैरामिलिट्री फोर्सेस से हम लोगों ने लिए हैं। उनको ट्रेन किया जाता है डिफरेंट अर्थक्वेक या दूसरे तरह के डिजास्टर्स होते हैं उनके लिए। तो इस तरह की मदद करने के लिए जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है और हम लोग इसके लिए तैयार हैं। तो उसके लिए हम लोग वहाँ पर ट्रेन जो हमारी ऑलरेडी, क्योंकि इसमें समय नहीं लगता, ये हमारे 18 बटालियंस हैं, जगह जगह लोकेशंस भी है। तो किस बटालियन में इसमें कुछ ऐसे भी एक्सपर्ट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली अर्थक्वेक के मामले में, टर्की में हमने भेजा था, या इनको हम लोग भेज सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो कंट्री, सबसे पहले होता है कि वो कंट्री मदद मांगे, तो उस मदद के आधार पे हम लोग अपनी फोर्स को वहाँ पर भेज सकते हैं तुरंत। उसके लिए सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, सब इक्विपमेंट हैं। जैसे इक्विपमेंट के मैंने जिक्र किया, खोज बचाव के इक्विपमेंट हैं हमारे पास, ट्रेन डॉग्स हैं हमारे पास, ट्रेन एक्सपर्ट्स हैं जो कि ये कहीं इस तरह की बिल्डिंग में फंसा हुआ कि वहाँ पे काट के निकालना होता है उसको, जो हमारे पास मैकेनाइज्ड शो हैं जो कि बैटरी से चलती हैं, उनकी मदद से ऐसी जगह से उन लोगों को निकाला जा सकता है, उनकी पहचान भी की जा सकती है कहाँ कहाँ है। तो यदि बर्मा देश इसके लिए मदद के लिए आग्रह करता है, जैसे कि हमने ऑफर किया है,
तो सर्टेनली हमारे यहाँ से फोर्स डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, एक तस्वीर मैं यहाँ पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। एक सेकंड डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, एक तस्वीर यहाँ पर मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ। किस तरीके से मलबे में दबा हुआ एक शख्स नजर आता है। इसका सिर बाहर है लेकिन बाकी जो शरीर है वो पूरा मलबे के अंदर दबा हुआ है। और इसी तरह की भयावह तस्वीरें म्यांमार से भी और थाईलैंड से भी सामने आ रही है। ये देखिए, ये हश्र होता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स गिरती हैं, मलबा होता है, इस मलबे के नीचे लोग किस तरह से दब जाते हैं और कितनी देर इन लोगों को बाहर निकालने में लगती है। अब क्योंकि वक्त ऐसा है कि लोगों के हाथ में फोन है, कैमरे हैं, सीसीटीवी है, तो इस तरह की तस्वीरें जल्दी सामने आ जाती हैं। लेकिन डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, ऐसे लोगों तक जल्द पहुंचना, और क्योंकि बहुत कम समय होता है, जिस तरीके से ये मलबे में दबा हुआ शख्स है, अगर जल्दी ऐसे लोगों तक मदद नहीं पहुंचती है तो बड़ा मुश्किल होता है इन लोगों की जान बचाना। कैसे करता है ये आपदा प्रबंधन विभाग? देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमारे यहाँ जो आपदा प्रबंधन में कहते हैं कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है, जो पहला जो रिस्पॉन्डर करेगा वो होती है कम्युनिटी, लोग अपने आप। तो हम लोगों को ट्रेनिंग भी इसके संबंध में दी जाती है। कुछ स्वयंसेवक भी हर मोहल्ले के अंदर, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ स्वयंसेवक हैं, तो वो स्वयंसेवक भी इस बारे में ट्रेन किए जाते हैं, क्योंकि मदद पहुंचने में टाइम लगता है। कोई भी मदद जाएगी, पुलिस जाएगी या फायर डिपार्टमेंट के लोग जाएंगे या एनडीआरएफ टाइप इस तरह फोर्स होंगे, इसमें समय लगता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि लोगों को जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, मान लीजिए जैसे आपने दिखाया ये व्यक्ति फंसे हुए हैं दुर्भाग्यपूर्ण, तो इन व्यक्तियों को यदि ऐसे खींच के निकाल दिया तो ये बचना इनका मुश्किल है। तो इसके लिए बड़ी साइंटिफिक तरीके से, बड़े वैज्ञानिक तरीके से धीरे धीरे प्रकार से निकालना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती का काम है और समय हमारे पास इतना ही है। डॉक्टर सत्येंद्र सिंह राम श्रीवास्तव जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप के झटके और इन्हीं झटकों के बीच वहां से आती हुई हर तस्वीर लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।